हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंघला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी यूनिट 1 से लेके यूनिट 17 तक की क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं, जो कि आपको यूट्यूब के निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आपकी सुविधा के लिए मैं यूनिट 18 का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं सारी वीडियोस जो है डाल दूँगी, मतलब लिंक्स डाल दूँगी सारी वीडियोस के, ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम यूनिट 18 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 18 जो है वो है मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। पहले हमने न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारा ब्लॉक 5 था। अब हमारा ब्लॉक 6 स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। कहते कि आप जानते हैं बच्चे और अडल्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स से सफ़र कर सकते हैं अगर वो इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में थोड़े टाइम के लिए प्रॉपर मात्रा में ना लें। एक तरीका है इन डिसऑर्डर से बचने का कि हमें अपनी डाइट में जिस डेफिशिएंसी की आपको कमी लगती है आपकी बॉडी में, डाइट जो आपकी है आपको उसी में रिच ले लेनी चाहिए। अगर वाइटमिन्स डेफिशिएंसी है तो वाइटमिन रिच, और मिनरल है तो मिनरल रिच, या कोई और है तो और न्यूट्रिएंट रिच डाइट आपको ले लेनी चाहिए। पर जो पुअर पीपल हैं वो इन फूड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये फूड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कई फूड्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी कि गवर्नमेंट हर पुअर फैमिली के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर या हर नीडी के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है इन फूड्स को अवेलेबल करवा सकें। अब एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम्स को रन करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को रन करना शुरू कर दिया। इस स्कीम के अंडर क्या है, विटामिन्स और मिनरल्स की किसी भी तरह की प्रेपरेशंस को बना के गवर्नमेंट जो थी कमर्शियली बनाती थी उस चीज़ को, और वो लोगों को सप्लाई करती थी, हमारे देश की पॉपुलेशन के लोगों को जो कि नीडी होते थे, जैसे बच्चे और औरतें, है ना। प्रोग्राम्स बनाती थी, प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम्स, इनके थ्रू वो उनको सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो प्रोग्राम्स हैं कॉमनली हम उन प्रोग्राम्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स होते थे इनकी नेचर कैसी होती थी, जैसे अपनी खुद की नेचर होती है एक इंसान की, तो इन प्रोग्राम्स की नेचर क्या होती थी, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कि थोड़ा सा बीच में रोक देना, गैप डालना और फिर दोबारा से अरेंजमेंट करना। ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब लोगों की ये जो नीडी या पुअर लोग होते थे, जब इनकी परचेजिंग पावर इम्प्रूव हो जाती थी तो ये लोग बैलेंस डाइट को कंज्यूम करना शुरू कर देते थे। तब ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाला मेथड होता था तब हम इसको फॉलो
करते थे। हमारे ये प्रोग्राम्स हैं नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अनीमिया के लिए प्रोग्राम बनाया गया, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए प्रोग्राम बनाया गया। उनको हम अब डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो था वो बनाया गया। हम हमारी ब्लॉक 5 में यूनिट 16 में विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या सिम्टम्स होते थे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है मेनली उसकी वजह से अंधरापा यानी कि रात को ना दिखने की कंप्लेंट होती थी, या और भी कई आइज़ से रिलेटेड साइंस होते थे, जैसे कि कंजक्टिवल ड्राइनेस की ड्राइनेस होती थी। और बाइट आउट स्पॉट्स, ये जो साइंस हैं ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होते थे क्योंकि इनको हम विटामिन डी दे के भी क्योर कर सकते थे। बट जब विटामिन ए डेफिशिएंसी की सीवियर फॉर्म्स आ जाती हैं, स्पेशली यंग बच्चों में जो कि 1 से 5 साल के बच्चे हैं, तो उनमें केराटोमलेशिया हो जाता है। केराटोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कॉर्निया जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है पूरी तरह से। अब कॉर्निया क्या है, जो आपकी आँख का ब्लैक पोर्शन होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। ये जो कंडीशन होती है इसको क्योर नहीं किया जा सकता। जब ये कंडीशन आ जाती है तब बच्चा बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाता है। अब ब्लाइंडनेस के पीछे कई बार सोशो इकोनॉमिक कारण भी होते हैं, है ना। किसी भी फैमिली के लिए सोशो इकोनॉमिक कारण भी होते हैं, या फिर सोसाइटी के लिए भी ये एक ट्रेजिक होता है कि बच्चे की सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है जो ब्लाइंडनेस की, वो फैमिली और सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडिक होती है। सॉरी। इसीलिए एक प्रिवेंशन प्रोग्राम को चलाया गया। उसमें क्या था, विटामिन ए की जो डोजेज़ हैं वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं हमारी कंट्री में प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के अंडर। इस प्रोग्राम के बेस का ये फैक्ट है कि जो ह्यूमन लीवर है वो विटामिन ए को स्टोर कर लेता है। जब हम विटामिन ए को अपनी डेली की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं तब विटामिन ए जो है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। ये जो स्टोर किया हुआ विटामिन ए होता है वो रिलीज़्ड होता है तब जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीवर है ये एक सेविंग बैंक की तरह एक्ट करता है, जिसमें क्या है, जो बॉडी है वो विटामिन ई को ज़्यादा मात्रा में यानी कि सरप्लस अमाउंट में सेव कर लेती है, विदड्रॉ करती है
जब हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट की कमी हो जाती है तब। कहते कि अब हम प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे बाकी के न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को भी इन हेडिंग्स के अंडर ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ग्रुप्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। अब अगर हम नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ब्लाइंडनेस होती है उसकी प्रिवेंशन करनी, मेनली बच्चों में 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में उनको विटामिन ए की हाई डोज सप्लाई करके। टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं इस प्रोग्राम के अंडर, किस किस को टारगेट किया जाता है जिसको विटामिन ए की डोज प्रोवाइड की जाती है। 6 मंथ से लेके 5 साल तक के सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं जो कि रूरल, ट्राइबल और अर्बन स्लम एरियाज़ में रहते हैं। डोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो विटामिन ए का है उसके अंदर डोज और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है। जो बच्चे 1 से 5 साल की उम्र के बीच में हैं उन सभी बच्चों को विटामिन ए की डोज दी जाती है। कितनी डोज दी जाती है? 2 ml ऑफ विटामिन ए सिरप पीने के लिए दिया जाता है जिसमें कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए होता है। जो विटामिन ए सॉल्यूशन है उसको हम सीधी सनलाइट से दूर रखना चाहिए हमें, है ना। एक बोतल जो एक बार खुल गई है उसको हमें 6 से 7 हफ्तों के बीच में ख़त्म कर देना चाहिए। एक बच्चा जब उसको टोटल विटामिन ए की 9 ओरल डोज मिल जाती हैं उसके 5th बर्थडे तक, ये ज़रूरी है कि उसको उसके 5th बर्थडे तक विटामिन ए की टोटल 9 ओरल डोजेज़ जो हैं वो मिल जानी चाहिए। एक इन्फेंट जिसकी उम्र 6 से 11 महीने की है उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देती है गवर्नमेंट इस प्रोग्राम के अंडर। जब आप किसी इन्फेंट के कांटेक्ट में होते हो, जब उसको मीज़ल वैक्सीनेशन लग रही होती है 9 से 12 महीने के बीच, तब हम ये एक प्रैक्टिकल टाइम कंसीडर करते हैं इन्फेंट को विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देने का। अब जो मदर और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कार्ड है उसको यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड रखने के लिए और मॉनिटर करने के लिए कि बच्चे को कब विटामिन ए की डोज दी गई थी 2 साल के अंदर। इसी तरह से जो ग्रोथ मॉनिटरिंग कार्ड्स होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए अंडर ICDS प्रोग्राम्स, कि बच्चे को विटामिन ए सॉल्यूशन 5 साल तक की उम्र तक कितना मिला है। जो विटामिन ए की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स जो होती हैं उनके द्वारा बच्चों को दिया जाता है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ क्या है? ये एक फंक्शनरी है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। एक स्टेट में जो एक ANM है उसके अंडर 3000 से 5000 पॉपुलेशन आती है। उसका मेन काम क्या होता है? फैमिली वेलफेयर के लिए काम करना। वो लोगों को एजुकेट भी करती है कि कैसे उनको अपनी जो लिविंग स्टाइल है वो हेल्दी रखना है और उनको न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती है। जो डोज़ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मतलब जो डोज़ देते हैं
वो बेनिफिशरी के डोर स्टेप पे जाके भी 6 महीने में एक बार ज़रूर दी जाती है। ये भी रिकमेंड किया जाता है कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं जितनी जल्दी हो सके वो विटामिन ए के स्टॉक को उनको दे दिया जाता है और वो उस एरिया के सारे एलिजिबल बच्चों को कवर करते हैं बहुत ही कम टाइम में जितना कि हो सके, उनके घर विज़िट करके। जब ICDS प्रोग्राम्स फंक्शन कर रहे हैं तब आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1। इसके बाद हमारा आता है नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। अनीमिया एक दूसरी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो कि हमारी कंट्री में कई लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करती है। पर्टिकुलरली ये जो औरतें होती हैं अब उनकी प्रेगनेंसी के टाइम और लैक्टेशन के टाइम या यंग बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। काफ़ी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे किए हैं, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सर्वे किया है कि हमारी कंट्री में अगर हम पुअर कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनके प्री स्कूल बच्चों में बस 50% तक बच्चे जो हैं वो अनीमिक हैं। अब अगर हम वुमेन के केस की बात करें तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग 70% या उससे ज़्यादा औरतें जो हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम पर 100 ml से कम होता है। अब जो अनीमिक वुमेन्स होती हैं वो प्रेगनेंसीज़ के बढ़ते हुए नंबर के साथ बढ़ती रहती हैं। अनीमिया के काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो लोगों की काम करने की कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। इस वजह से क्या है कि उनके वर्क आउटपुट पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अब जो मदर्स अनीमिक होती हैं वो एक प्री मैच्योर बच्चे को भी जन्म दे सकती हैं और जो बच्चा अनीमिक माँ के होगा उसका बर्थ वेट भी लो हो सकता है। अब जो न्यूट्रिशनल अनीमिया होता है वो 20% मैटरनल डेथ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल अनीमिया के इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतें हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन और जो प्री स्कूल बच्चे हैं, उनमें अनीमिया के इंसिडेंस और प्रेवलेंस को सक्सेसफुली कम करना है ना। और ये प्रोग्राम किन चीज़ों पे फोकस करता है कि जो आयरन रिच फूड्स होते हैं उनकी रेगुलर कंजम्पशन को प्रमोट करना। जो लोग हाई रिस्क पे हैं अनीमिया के उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को प्रोवाइड करना। जो सीवियरली केसेस होते हैं अनीमिया के उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीटमेंट देना। अब टारगेट ग्रुप्स कौन से हैं बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, बच्चे जो कि 1 से 5 साल की उम्र तक के होते हैं और फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर्स है ना, वो वुमेन्स जो कि फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट करती हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के थ्रू या फिर ट्यूबेक्टोमी के थ्रू। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है? जो आयरन फॉलिक एसिड की सप्लाई होती है टारगेट पॉपुलेशन को, वो इनका मेन मकसद होता है। 2 तरह की टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले एक बड़ी टैबलेट, उस टैबलेट में 60 मिलीग्राम आयरन होता है, फेरस सल्फेट और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। ये वमेंस के लिए होती है। एक बड़ी टैबलेट 100 दिनों के लिए डेली एक प्रेग्नेंट वमेन को उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद देनी चाहिए। जब उसको टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगता है, तब उस टाइम पे उसको प्रेग्नेंट वमेन को उसके प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इस टैबलेट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए ताकि वो इसको यूज़ कर सके। इसी तरह से जो लैक्टेटिंग वमेन है या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस एक्सेप्टर्स लेडीज़ होती हैं, उनको 100 दिनों के लिए एक टैबलेट देनी चाहिए। अब मदर्स जो कि अपने इन्फेंट्स को कभी कभी इम्यूनाइजेशन सेशंस के लिए लेके आती हैं, उनको भी उस टाइम पे एक टैबलेट हैंड ओवर कर देनी चाहिए। दूसरा क्या है, स्मॉल टैबलेट्स देते हैं जिसमें कि 20 मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है और 100 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड होता है। ये बच्चों के लिए होती है, जो कि हर साल 100 दिनों के लिए डेली दी जाती है। यंग बच्चों के लिए जो कि टैबलेट्स को नहीं स्वेलो कर सकते हैं, उनको आयरन और फॉलिक एसिड जो है लिक्विड फॉर्म में भी दिया जाता है स्मॉल डोज में। हेल्थ फंक्शनरीज कौन कौन है? जैसे कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, है ना, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, चाहे टैबलेट हो चाहे लिक्विड हो। इसके बाद क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि ICDS की अंडर काम करते हैं, वो भी इस सर्विस को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद है हमारा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हमारा आता है ग्वाइटर। कहते कि जैसे आप जानते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है। ये कंडीशन आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इनफैक्ट जो आयोडीन डेफिशिएंसी है वो सिर्फ ग्वाइटर ही नहीं पैदा करता है, बल्कि इसके साथ साथ और भी कई डिसेबिलिटीज़ पैदा करता है, जैसे कि फिज़िकल और मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग और स्पीच में कोई डिफेक्ट हो बच्चों के प्रति, या फिर लगातार स्टिल बर्थ्स हो वमेंस को, या अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। कहते कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री के कई एरियाज़ में है। सर्वेस जो कंडक्ट किए हैं उसमें ये देखने को मिला है कि जो ग्वाइटर की प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री के सब हिमालयन जो बेल्ट है, पहाड़ों वाला जो एरिया है मेनली, वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये कश्मीर से लेके जो हमारे ईस्ट में नागा हिल्स का नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है ना, या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये उन स्टेट्स के कई पार्ट्स में भी होती है। इसके साथ साथ ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरला और दिल्ली में भी होती है। अब इसकी एस्टिमेशन क्या है? आमतौर पर 140 मिलियन जो पॉपुलेशन है जो कि एंडेमिक एरियाज़ में रहती है या इससे बाहर रहती है जो पॉपुलेशन, उसमें 40 मिलियन जो है उनमें ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखने को मिलता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को देखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, जो उन्होंने 1962 में लॉन्च किया है। ये जो प्रोग्राम का बेस है ये एक स्टडी की बेस पे है जो कि मिड 50s में कांगड़ा वैली में की गई थी, जो कि मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के एम्स के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। उस स्टडी में ये देखने को मिला था कि जो ग्वाइटर की प्रेवलेंस है वो नीचे आती जा रही है, पर जो कॉमन सॉल्ट है जो पॉपुलेशन को सप्लाई किया जा रहा है और उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट से रिप्लेस किया जा रहा है। इस स्टडी के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया था। गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी थी नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम को इसके नोमेनक्लेचर को चेंज करने के लिए, जो कि नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम बन गया था अगस्त 1992 से। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ग्वाइटर एंडेमिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करना, आयोडाइज्ड सॉल्ट को सप्लाई करना, सिंपल कॉमन सॉल्ट की जगह स्पेशली जो ग्वाइटर एंडेमिक एरियाज़ हैं उनमें, लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट है एक टाइम के ऊपर, उसको हमें असेस करना है। अब यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके माइंड में इरेज होते हैं कि साल्ट को ही आयोडीन के साथ फोर्टिफाई क्यों किया गया। किसी और फूड स्टफ को भी आयोडीन के साथ फोर्टिफाई क्यों नहीं किया गया। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, पर फिर भी ये हाईलाइट में जो दिया हुआ है उसमें भी इन्होंने यही लिखा होगा कि यहाँ पे विजिबल नहीं है प्रॉपर, आपके मैनुअल्स में प्रॉपर विजिबल होगा। मैंने लास्ट टाइम उसके आपको बताया था कि क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ना, बहुत चीप होती है और हर इंसान जो है वो इसको कंज्यूम करता है और इसको पहुँचाना भी हर इंसान तक थोड़ा ईजी होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है? जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसको हम कई सिलेक्टेड लोकेशंस में जो हमारी कंट्री में है वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। इसके प्रोडक्शन प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं? गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में है, जहाँ से जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसको रेलवे के थ्रू या रोड्स के थ्रू प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एंडेमिक एरियाज़ तक ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। उसकी एंडेमिक एरियाज़ में जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट को बेचने से बचाते हैं। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि एंडेमिक एरियाज़ में जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसका फ़्लो जो है
वो थोड़ा कम करना चाहिए उनको। ये देखने के लिए कि जो नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो किसी भी आसपास के जो नॉन इंडेमिक एरियाज़ में है वहाँ से भी वो सॉल्ट यहाँ पर एंटर बिल्कुल ना करें। अब जो डिफ़िकल्ट टेरियन है या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट की प्रॉपर मात्रा में प्रोडक्शन ना कर पाना या फिर ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स में करना या फिर डिफ़िकल्टी आने लोकल ट्रेडर्स को, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कोऑपरेट करने में, क्योंकि प्रॉफिट इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में आ रही हैं। ये जो प्रोग्राम्स है ये काफ़ी पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन में है। कोई भी ग्वाइटर की कंडीशन में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई है, या और कोई अगर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं इम्प्रूवमेंट के, वो भी नहीं देखे गए हैं। सॉल्ट की डुअल सप्लाई भी कर दी गई है। आयोडाइज्ड नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट दोनों इंडेमिक एरियाज में पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं। कोई भी और मेजर्स नहीं हैं जिससे ये पक्का किया जा सके कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ ही वहाँ पर इंडेमिक एरियाज़ में हो रहा है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अब टोटल सॉल्ट को आयोडाइज करने के लिए कंसीडर कर रही है, जो कि कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसको हर जगह तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद है आपकी ये एक्सरसाइज 3, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर सक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये बिल्कुल भी ऑनलाइन फाइल में क्लियर नहीं है, पर फिर भी अगर मुझे कोई ऐसी फाइल मिलती है जहाँ पर ये क्लियर होगा तो हम ज़रूर इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे है हमारे फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। कहते कि इससे पहले कि हम फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के बारे में कुछ पढ़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि सप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट क्या है। ये एक फैक्ट है कि इसमें थोड़ा सा गैप होता है रिकमेंडेड इनटेक्स के बिना, या फिर एनर्जी और प्रोटीन की एक्चुअल अमाउंट डाइट में कैसे सप्लीमेंट उनको की जाए, कैसे सप्लाई जो है वो की जाए, हम इस गैप को कैसे फिल करते हैं। इसका आंसर ऑब्वियसली है कि हमें बच्चों को या लोगों को ऐसा न्यूट्रिशियस फूड सप्लीमेंट की तरह देना चाहिए जो कि एनर्जी और प्रोटीन में रिच हो। हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि जो वो घर की डाइट ले रही हैं ऑलरेडी, उसमें जब हम कोई एक्स्ट्रा फूड ऐड करते हैं एक पर्सन की डाइट में, तो वो उसकी अगर एनर्जी और प्रोटीन की इनटेक को मीट करता है
है ना, जो रिकमेंडेड इंटेक्स हैं, अगर उसको पूरा करता है तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंटेशन। देखो सप्लीमेंटेशन मतलब कि एक्स्ट्रा फूड देना। जब एक इंसान जो है वो घर में, हम 3 टाइम की डाइट लेते हैं, मान लीजिए उस 3 टाइम की डाइट से जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है हमारी एनर्जी और प्रोटीन की, वो हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, जब वो हमें नहीं मिल पा रही है तब क्या होता है, हम अपनी डाइट में एनर्जी और प्रोटीन रिच के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज को ऐड करते हैं। वो डाइट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आजकल क्या है, मेडिसिनल एडिशन सप्लीमेंटेशन की भी बहुत होती हैं, है ना। तो आप जो हैं जब सब कोई भी चीज़ एडिशनली ऐड करते हैं उसमें, तो क्या है, उसको हम सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। अब जो रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या हैं, इसमें भी इन्होंने यही वो किया है कि न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय डाइट कंज्यूम्ड एट होम। जो आपको डाइट घर पर खाने को मिल रही है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय द फूड सप्लीमेंट, जो आप फूड सप्लीमेंट का ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, क्योंकि जब हम एक पॉपुलेशन के ग्रुप को एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बिना किसी इंटरफेरेंस के, या हम उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले आप ज़्यादा अर्न करो, है ना, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है फूड सप्लीमेंटेशन का। पर ये जब उसकी अप्रोच जो है वो शॉर्ट टर्म हो, जब इसकी अप्रोच लॉन्ग टर्म होती है, तब हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमें लोगों को उनकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए भी बोलना चाहिए और उनको एजुकेट भी करना चाहिए। इससे क्या है, एक तो उनमें सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आएगी, एक जो लोग होते हैं वो दूसरों के ऊपर कम डिपेंड होंगे अपनी फूड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो शुरू में सिर्फ अपने बच्चों को ही सिर्फ बच्चों को ही सप्लाई करते थे। पर बाद में क्या हुआ, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स थी उनको भी फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के अंडर इंक्लूड कर लिया गया। ये वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सिर्फ मदर को इसीलिए हेल्प नहीं करते कि मदर जो है एक बच्चे को सेफली बर्थ दे दे, बट
जो बच्चे का बर्थ वेट होता है वो भी इम्प्रूव हो सके। अब जो बेबीज़ होते हैं जिनका बर्थ वेट 2.5 किलो से ज़्यादा होता है, उनकी जो हेल्थ होती है वो दूसरे बच्चों से थोड़ी बेहतर होती है इन फ्यूचर में भी, जो कि 2.5 किलो से कम वेट के बच्चे होते हैं, और उनको न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस भी थोड़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ एक रियलाइजेशन देखने को मिली है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ ही ग्रो होती रही, कि अगर हम सप्लीमेंट को भी सिर्फ उनको दें, लोगों को दें, तो वो काफ़ी नहीं है। जो पुअर पीपल होते हैं उनकी सिर्फ डाइट ही जो है वो ही पुअर नहीं होती है, बल्कि जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। उनके आसपास काफ़ी अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट होता है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ के विक्टिम्स भी हो जाते हैं। कहते कि जैसे हमें हमेशा से ही ये बात पता है कि जो माल न्यूट्रिशन है और इन्फेक्शन वो एक विशियस साइकिल में घूमते हैं। माल न्यूट्रिशन की वजह से इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन की वजह से माल न्यूट्रिशन भी होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है, माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का जो विशियस साइकिल है। इसीलिए जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये तभी इफ़ेक्टिव होंगे जबकि हम इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स लेंगे, लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोई एक्शंस लेंगे, और साथ में उनकी लिविंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्शंस लेंगे। मतलब ये है कि सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स देना ही ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर हमने लोगों को प्रिवेंशन और कंट्रोल उनका करना है इन्फेक्शन से भी, तो हमें उनकी रहने की कंडीशंस को इम्प्रूव करना होगा, खाने पीने को इम्प्रूव करना होगा, और उनकी हेल्थ कंडीशंस को भी इम्प्रूव करके रखना होगा। इसके साथ साथ क्या है, और भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट करती है और वो फेल भी कई बार हो जाती है। कई बार क्या होता है, जब लोग खुद ही उनको जब हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो लोगों को खुद ही लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो गवर्नमेंट भी चाहे जो मर्जी सप्लाई करे, जब एक इंसान उसके बारे में अपने माइंड में अपने पॉइंट्स को क्लियर ही नहीं करेगा, है ना, कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, मेरे लिए ये चीज़ अच्छी होती है ना, वो अपने आप को कन्विंस नहीं करेगा कि मुझे एक अच्छे कंडीशन की ज़रूरत है रहने के लिए, ताकि मैं इन्फेक्शन फ्री हो सकूं, है ना। जब ये सारी चीज़ों के बारे में अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकता है, तब भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका आता है? एजुकेशन का, है ना। जब हम एजुकेशन जो है वो हम अच्छी प्रोवाइड करेंगे, जब एजुकेशन हम किसी को अच्छी प्रोवाइड करेंगे, तब उस टाइम पे क्या होगा कि लोग शायद इस चीज़ को समझना भी शुरू कर दें, है ना, कि हमारे लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। जब वो खुद से अपनी इन सारी चीज़ों को अपने आप के लिए कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तब तक जो है
बहुत सारे फीडिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि सिर्फ फूड सप्लीमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और फूड सप्लीमेंटेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। पर फिर भी यहाँ पर कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। ये आपको सर्विस का जो पैकेज है वो भी देते हैं। मतलब ये है कि उसमें भी आपको बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि सिर्फ फूड सप्लीमेंट की बजाय इसमें हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। You have to enter your house number. इस सेक्शन में हम जो मेजर फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई हैं आपकी, मिड डे मील प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, कॉम्पोजिट न्यूट्रिशन प्रोग्राम और बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आप ये भी नोट करेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस है और हर प्रोग्राम का फोकस क्या है। जैसे कि ICDS प्रोग्राम में किसको टारगेट किया जाता है, इन्फेंट्स को, प्री स्कूलर्स को, प्रेग्नेंट वमेंस को, लैक्टेटिंग वमेंस को। दूसरी साइड क्या है, जो मिड डे मील प्रोग्राम्स हैं उसमें स्कूल के बच्चों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले हम ICDS प्रोग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ स्टार्ट करेंगे। हम ऑलरेडी जो हमारा DECE 3 है जो DECE 3 है उसकी भी जो ब्लॉक 5 के यूनिट 18 है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। आप उसमें भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम उस जो है उसमें सिर्फ समरी पिक्चर यहाँ पर एक बार दी हुई है। मेनली जो आपका DECE 3 का यूनिट 18 है उसमें भी दिया हुआ है। अब इसका मेजर फोकस क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऊपर है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की। अब जो ICDS प्रोग्राम है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1975-1976 ईयर सेशन में स्टार्ट किया गया था। ICDS के शुरू होने से पहले जो चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के नंबर थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, बट बिना किसी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। अब जब हम ICDS की बात कर रहे हैं, पहली बार के लिए एक अटेम्प्ट बनाया गया है कि जितनी भी रेलेवेंट सर्विसेज हैं जो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज हो गई, न्यूट्रिशन सर्विसेज हो गई, एजुकेशन की सर्विसेज हो गई हैं, वो सारी हम एक पैकेज की तरह बच्चों और मदर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। किस प्रोग्राम के अंडर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर।
जो आपका ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर बार ही शायद कोई ना कोई क्वेश्चन इसका आया होगा ज़रूर एग्ज़ाम में। ठीक है, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें क्या है, सर्विसेज जो हैं, हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, चाहे न्यूट्रिशन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, या एजुकेशन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वो सारी बच्चों को और मदर्स को प्रोवाइड की जाती हैं एक बायोलॉजिकल यूनिट की तरह। ये इस प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक फीचर है। कहती आपने एक और प्रोग्राम के बारे में सुना होगा जिसका नाम है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो कि हमारी कंट्री में रन किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में लोगों को फूड सप्लीमेंटें दी जाती है जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और थोड़े सालों के लिए ही ये जो प्रोग्राम था वो ऑपरेशनल था। पर जैसे ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मिड 70s में जाके, तो ये जो प्रोग्राम था ये ICDS के जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम है, ये उसी के दूसरे कंपोनेंट के साथ लगातार जो है वो लिंक होता है। आज जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर्म्स हैं, वो ICDS पैकेज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुके हैं। इसके रिज़ल्ट की वजह से क्या हुआ, जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो एक मतलब इंडिपेंडेंट प्रोग्राम की तरह इसका एक प्रोसेस का एक पार्ट जो था वो अलग हो गया। प्रोग्राम का मेन एम क्या था, लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। हम यहाँ पर ICDS की बात कर रहे हैं, जो मैं एम की बात कर रही हूँ ना, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं। इसका एम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना और एजुकेशनल सर्विस को प्रोवाइड करना बच्चों को। ठीक है, उनके पूरे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के थ्रू, ताकि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर फिज़िकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को पक्का कर सकें। अब ICDS के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ICDS के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चे जो कि 6 साल तक के बच्चे हैं और एडोलेसेंट्स हैं, उनकी न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों की फिज़िकल, सोशल एंड प्रॉपर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें एक फाउंडेशन को तैयार करना है। तीसरा क्या है, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन और स्कूल ड्रॉप आउट्स के इंसिडेंट्स को कम करना। नेक्स्ट है कि ये जो पॉलिसी है इसकी कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए, और काफ़ी डिपार्टमेंट्स में बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट को
प्रमोट करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए अचीव करना। एक मदर की कैपेबिलिटी को एनहांस करना कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके और बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनका ध्यान रख सके प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले कंपोनेंट्स होते क्या हैं ICDS के? कंपोनेंट्स, द टर्म कंपोनेंट्स का मतलब है कि किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोग्राम के थ्रू, ICDS प्रोग्राम के थ्रू ऑफ़र की जाती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या ह्यूमनाइजेशन हो गई। ठीक है। अब जैसे कि कहते कि जो नीचे डिस्कशन लिखी गई है आपको उसमें रियलाइज़ होगा कि जो ICDS प्रोग्राम है वो बहुत सारी सर्विसेज का एक पैकेज है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि टर्म बेनिफिशरी क्या होती है। बेनिफिशरी एक ऐसा पर्सन है जिसको कि एक पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ICDS प्रोग्राम में सारी सर्विसेज जो हैं वो सारी पॉपुलेशन को नहीं दी जाती हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा। सिर्फ जो सोसाइटी के वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो टारगेटेड पॉपुलेशन होती है, जैसे कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वमेन जो हैं, सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट किया जाता है ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। अब सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमनाइजेशन, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स हो गए, है ना, माइनर एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट हो गए, या रेफरल सर्विसेज हो गई, ग्रोथ मॉनिटरिंग, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन हो गई, हेल्थ और न्यूट्रिशन और एजुकेशन हो गई है। ठीक है। अब ये जो कन्वर्जेंस है इसका जो मेन पॉइंट है ना, सर्विसेज की जो कन्वर्जेंस है इसका जो मेन पॉइंट है वो है आंगनवाड़ी। मतलब कि ये जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, ये सारी सर्विसेज जब भी एक साथ लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं तब ये कहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं? आंगनवाड़ी में। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी है या प्री स्कूल चाइल्ड सेंटर है, वो एक विलेज के अंदर होता है या किसी स्लम एरिया के अंदर या फिर किसी ट्राइबल एरिया के अंदर। हर सेंटर जो है उसको आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, या उसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर के साथ एक हेल्पर भी होता है। और वो आम तौर पर जो रूरल और अर्बन एरियाज़ की 1000 तक की पॉपुलेशन होती है उसको कवर करती हैं, और जो ट्राइबल एरियाज़ की 700 तक की पॉपुलेशन होती है उसको कवर करती हैं। अब जितनी भी सर्विसेज और बेनिफिशरीज़ हैं जो ICDS के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं वो डिटेल में उनको प्रोवाइड की जाती हैं, वो फिगर 18.1 में लिखी गई है। अब हमारी ये फिगर 18.1 जो है वो फिगर 24.1 जो है उसमें लिखी गई है, इस प्रिंट हुआ है। ये देखिए, सर्विसेज एंड बेनिफिशरीज।
इसमें ये बताया गया है कि ये 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। दूसरा है 1 से 3 साल के बच्चे तक को, और तीसरा है 3 से 6 साल के बच्चे को। ठीक है। इसके बाद है जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। एक तो उनको दिया जाता है हेल्थ चेकअप, दूसरा है इम्यूनाइजेशन, तीसरा है उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, और चौथा है कि उनको रेफरल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम 1 से 3 साल के बच्चे की अगर बात करें तो उनको भी यही सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और रेफरल सर्विसेज जो हैं वो इनको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है 3 से 6 साल के बच्चे। अब 3 से 6 साल के बच्चे को क्या प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ये डॉटर लाइन के थ्रू जा रहा है। सबसे पहले आ रहा है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है रेफरल सर्विसेज, उसके बाद आ रहा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद आ रहा है इम्यूनाइजेशन, और फिर उसके बाद आ रहा है हेल्थ चेकअप। ये सारी सर्विसेज 3 से 4 साल के बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग वुमेन हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, यही सारी सर्विसेज हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और रेफरल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड इनको की जाती हैं। इसके बाद है एडोलेसेंट गर्ल्स, कि एडोलेसेंट गर्ल्स को क्या प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और रेफरल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब एक एडोलेसेंट गर्ल को और क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है कि जितनी भी सारी औरतें हैं 15 से 45 साल की, उनको सिर्फ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये समरी है हेल्थ सर्विसेज और बेनिफिशरीज की, जो सिर्फ ICDS प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड की जाती है। और मेनली जो आंगनवाड़ी होती है या प्री स्कूल चाइल्ड सेंटर्स होते हैं उनके अंडर ही ये प्रोवाइड की जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर होते हैं वो इन सब को मैनेज करते हैं। अब ये जो सर्विसेज हमने देखी हैं कि ICDS प्रोग्राम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स और रेफरल सर्विसेज, ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ और न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। इनको अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का सबसे मेजर कंपोनेंट है। सप्लीमेंट्री, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था फूड सप्लीमेंट, इसी तरह से कि जो आप ऑलरेडी अपनी डाइट में ले रहे हैं उससे एक्स्ट्रा जब आपको आपकी डाइट में कुछ खाने के लिए दिया जाए, आपकी डेली की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो मेनली बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अभी हमने फिगर 18.1 में देखा कि कौन कौन से बेनिफिशरीज थे जिनको कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ICDS के अंडर प्रोवाइड किया जाता है।
इसके साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, जैसे कि विलेज में स्लम एरियाज़ हो गए, ट्राइबल एरियाज़, अर्बन स्लम एरियाज़ हो गए, पुअर पॉपुलेशन हो गई है, इन सबको भी वल्नरेबल सेक्शन के अंडर ले लिया जाता है। इस पर्पस के लिए कम्युनिटी में जितनी सारी फैमिलीज़ हैं उनको सर्वे किया जाता है, ताकि वहाँ की कम्युनिटी से ये देखा जा सके कि 6 साल से कम की उम्र के कितने बच्चे हैं जो पूरेस्ट कम्युनिटी में आते हैं, या कितनी एक्सपेक्टेंट और नर्सिंग मदर्स हैं जो कि पुअर कम्युनिटी में आती हैं। एक साल में 300 दिन के लिए सप्लीमेंट्री फूड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और आंगनबाड़ीज़ को दे दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इसमें जो फूड दिया जाता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जिस स्टेट का जो फूड होगा वही प्रोवाइड किया जाएगा। पर आमतौर पर क्या होता है, उसमें फूड आइटम्स वो होती हैं जो कि आंगनबाड़ी में ईज़िली प्रिपेयर की जा सकती हैं। जैसे कि उसमें सीरियल्स आते हैं, पल्सेस, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। कई स्टेट्स जो हैं जो कि रेडी टू ईट स्नैक्स भी प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट से यूज़ करके बनाई जाती हैं। अब आंध्र प्रदेश में क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि आंध्र प्रदेश में क्या प्रोवाइड किया जाता है। रेडी टू ईट फूड पाउडर जो है वो दिया जाता है। वो किससे बनाया जाता है, व्हीट फ्लावर, डीफैटेड सोया फ्लावर, है ना। डीफैटेड सोया फ्लावर मतलब सोयाबीन का आटा होता है जिससे फैट को रिमूव कर दिया जाता है। मिल्क पाउडर और शुगर, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रेडी टू ईट पाउडर जो है वो बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को एक सप्लीमेंट की तरह प्रिपेयर करके यूज़ किया जाता है। इन्फेंट्स के लिए और जो बहुत ही यंग बच्चे होते हैं उनको ये पाउडर एक साफ़ पीने वाले पानी में मिक्स करके दिया जाता है फीड करने के लिए। इसीलिए इस पाउडर को हम बोलते हैं रेडी टू मिक्स पाउडर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेडी टू कंज्यूम फूड्स जो हैं वो फीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे कि ब्रेड, मुरुक्कू, सेब, सुखाड़ी, पंजीरी, मिल्टन हो गया, या फिर और सप्लीमेंट्स जैसे कि बालाहार, सोया फोर्टिफाइड बल्गर, वीट, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं बच्चों को फीड करने के लिए, है ना। पंजीरी में जैसे सीरियल, जैगरी और ऑयल की प्रेपरेशन यूज़ होती है। मिल्टन में वेजिटेबल प्रोटीन आइसोलेट्स और मिल्क या फिर वाइटामिन्स यूज़ होते हैं। बालाहार में वीट, ग्राउंडनट मील और वाइटामिन्स भी यूज़ होते हैं। ये स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, और पेरेंट्स को और उनके बड़े सिबलिंग्स को भी एनकरेज किया जाता है कि वो बच्चों को आंगनवाड़ी में लेके आएं ताकि उनको फीड किया जा सके। उनको बच्चे जो 6 साल से कम की उम्र के होते हैं उनको एक दिन में 300 कैलोरीज प्रोवाइड की जाती है। अब जो आंगनवाड़ीज़ होती हैं वो कैलोरी गैप को ब्रिज भी करती हैं। जैसे कि मतलब कैलोरी गैप को ब्रिज करना मतलब जो कैलोरीज़ में जब हम अपनी होम डाइट में ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि कैलोरीज़ में जिसकी कमी है, मतलब कैलोरीज़ प्रॉपर हम अपनी होम डाइट से नहीं मिल रही हैं, तो हमें उनको वो प्रोवाइड करनी है और साथ में उनको हेल्दी लिविंग के लिए भी बोलना है। फूड कंजम्पशन सर्वेज ये दिखाते हैं कि जो इंडियन प्री स्कूल बच्चे होते हैं वो फूड को खाते हैं जो कि उनको सिर्फ 800 से 900 कैलोरीज सर्व करते हैं, जबकि उनको एक दिन में 1240 कैलोरीज
रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बीच में जो गैप है वो कितना हो गया, 300 कैलोरीज पर डे। अब ये जो 300 कैलोरीज पर डे है जो आंगनवाड़ीज़ ICDS प्रोग्राम्स के अंडर फूड प्रोवाइड करती हैं, ये जो 300 कैलोरीज हैं वो ये गैप को कवर करती हैं। इसके साथ साथ और क्या है कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट भी सप्लाई किया जाता है एक इंसान को उसकी डेफिशिएंसीज को ध्यान में रखते हुए। जैसे विटामिन ए उनकी ब्लाइंडनेस के लिए दिया जाता है, आयरन और फॉलिक एसिड अनीमिया के लिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है आयोडीन डेफिशिएंसी अगर किसी एरिया में प्रेजेंट है तो वो उनको दिया जाता है। अब सप्लीमेंट्री फूड्स जो डिफरेंट टारगेट बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाता है उसका एनर्जी और प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, जैसे कि इन्फेंट्स को एनर्जी 200 किलो कैलोरी देनी चाहिए और प्रोटीन जो है 8 to 10 ग्राम्स देना चाहिए। मतलब इतना फूड देना चाहिए इन्फेंट्स को जो कि बच्चों को 200 किलो कैलोरी एनर्जी दे और प्रोटीन दे 8 से 10 ग्राम। जो 1 से 6 साल के बच्चे हैं उनको एनर्जी दें 300 किलो कैलोरी और प्रोटीन देनी चाहिए 15 ग्राम। इसके बाद आते हैं एडोलेसेंट्स को 500 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी देनी चाहिए और 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन देने चाहिए। प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको 500 किलो कैलोरी एनर्जी देनी चाहिए और प्रोटीन जो है वो 25 ग्राम्स प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई सीवियरली माल नरिश्ड बच्चा है तो उसकी जो सप्लीमेंटेशन है उसको डबल कर दो। पर ये आंगनवाड़ी वर्कर ही डिसाइड कैसे करेंगे कि जो बच्चा है वो सीवियरली माल नरिश्ड है भी या नहीं है। आम तौर पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो बच्चे का वेट मेजर करते हैं और उनका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं। अगर बच्चे का वेट और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस दोनों ही कम होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी माल नरिशमेंट की डिग्री को डिसाइड कर लिया जाता है। इसके बाद आती है हमारी इम्यूनाइजेशन सेकेंड सर्विस। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू डियर लर्नर्स।